हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी केमिस्ट्री के सेट 1 की। जी हाँ दोस्तों, आपके 2018 में हुए ग्रुप डी एग्ज़ाम में जितने भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का हम लोग प्रॉपर कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखेंगे इस सेट में। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका न्यू वीडियो सेशन है केमिस्ट्री सेट का, ये आपको वीक में 3 वीडियोज़ मिलेगी जिसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके कंसेप्ट को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपका साइंस न्यूमेरिकल बैच आपके योर क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कूपन कोड में मैथ मस्ती लगा सकते हैं ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो साइंस न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं और जिनको ज़रूरत है उन्हीं के लिए ये है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं और आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने केमिस्ट्री सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों, आप सबों को पता है कि निष्क्रिय विलयन को हम लोग उदासीन विलयन भी कहते हैं, और जो उदासीन विलयन होते हैं उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये पीएच वैल्यू क्या होता है या पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु का पीएच मान उसके अम्लीयता और क्षारकता को प्रदर्शित करता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि सर ये पीएच वैल्यू नापेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि पीएच वैल्यू को मापने के लिए पीएच स्केल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पीएच स्केल बना हुआ है, जिस पे आपका 0 से लेकर के 14 तक रेटिंग किया हुआ रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर आपका 13 और फिर आपका 14। दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान में रखेंगे एक बात कि जो आपका ये 7 है, जो मिड पॉइंट दिख रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 है या किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो आपका कौन सा विलयन है, वो आपका उदासीन विलयन है। वो कौन सा विलयन है, आपका उदासीन या फिर आपका निष्क्रिय विलयन है। कौन सा है, उदासीन या फिर निष्क्रिय विलयन। अब ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो विलयन कैसा होगा, तो सर वो विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि 7 से अगर पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए वो विलयन आपका कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति वाला होगा। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति वाला होगा, बेसिक नेचर वाला होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, 7 से जितना कम होगा, 7 से क्या होगा, जितना कम होगा वो विलयन आपका उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू, वो आपका जो बेस होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, उतना ज़्यादा बेसिक नेचर वाला होगा। और अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 हो तो उसको हम लोग उदासीन या निष्क्रिय विलयन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि पीएच स्केल जो है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएच है इसका मतलब होता है क्या, कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या ये कहीं पे आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में भी लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे कि पीएच का फॉर्मूला भी होता है, पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी होता है, जिसको हम लोग पीएच सूत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं सर, माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या फार्मूला होता है इसका, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, या फिर यही फार्मूला आपका कुछ इस तरह से रहता है, पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या रहता है सर, तो लॉग 1/
H प्लस आयन, log 1/H प्लस आयन। तो आप इस क्वेश्चन से ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि निष्क्रिय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। 7 से अगर किसी विलयन का pH मान कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। pH का फुल फॉर्म पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। pH स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था और pH फार्मूला हम लोग किससे निकालते हैं तो -log H प्लस या फिर हम लोग कहते हैं log इंटू यहाँ से अगर माइनस हटा देते हैं तो 1/H प्लस हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको मालूम होना चाहिए इसका फार्मूला H2SO4 होता है, और जब ये एसिड कह ही रहा है तो पूछ रहा है कि एसिड का लिटमस के साथ क्या रंग बदलेगा या क्या इसका प्रवृत्ति होगा, कैसा नेचर होगा, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब हम लोग अम्ल की बात करते हैं ना, अम्ल की, तो ये क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। और साथ ही साथ जो आपका क्षार होता है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है सर, नीला कर देता है। तो आपका ये दो एक बेस कंसेप्ट हो जाता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड तो अम्ल के साथ जो नीला लिटमस है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये लिटमस है क्या, तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो लिटमस है ये आपका अम्ल क्षार सूचक है, अम्ल क्षार सूचक है, अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एसिड बेस इंडिकेटर। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका लिटमस है ये लाइकेन के पौधा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लाइकेन नामक पौधा से मिलता है। और ये जो लाइकेन नामक पौधा है ये आपके थैलोफाइटा, ये आपके थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है, थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन पड़ता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिटमस लाइकेन नामक प्लांट से निकलेगा, और लाइकेन नामक प्लांट जो है वो थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो लिटमस है ये प्राकृतिक इंडिकेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक सूचक कहलाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर प्राकृतिक और संश्लेषित भी होते हैं। जी हाँ सर, अम्ल क्षार इंडिकेटर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक, एक कौन सा होता है आपका प्राकृतिक, और दूसरा होता है संश्लेषित। संश्लेषित बोले तो जिसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं, जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि आपका कौन सा मिथाइल ऑरेंज, या फिर आपका मिथाइल ऑरेंज के बाद आपका फिनोलेप्थिलीन, फिनोलेप्थिलीन। और जब आप प्राकृतिक सूचक की बात करते हो तो आपका जो हल्दी है, या फिर आप कहते हो सर चाइना रोज, चाइना रोज, या फिर आप बात करते हो किसकी सर, रेड कैबेज की, जो लाल बंद गोभी होता है, रेड कैबेज, या फिर इस चाइना रोज को आप पिटूनिया का फूल भी कहते हो। तो ये सारे आपको प्रकृति में मिलते हैं और ये प्राकृतिक इंडिकेटर कहलाते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जबकि मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन इस दोनों को आप क्या करते हो, संश्लेषित करते हो, इसको आप बनाते हो।
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस क्या है आपका? तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक है। ये कहाँ से मिलता है लिटमस? तो लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है। लाइकेन नामक प्लांट किस वर्ग का पौधा है? तो थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। बायोलॉजी में आपको पढ़ना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पढ़ाएंगे किसी दिन, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखेंगे। और फिर एसिड बेस इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। प्राकृतिक का एग्जाम्पल हल्दी, चाइना रोज, जिसको हम लोग चाइना रोज पिटल्स होता है, तो पिटूनिया का फूल आप बोल सकते हैं। रेड कैबेज, जो आपका लाल बंद गोभी होता है, ये सब आपके प्राकृतिक सूचक हैं। साथ ही साथ लिटमस भी आपका प्राकृतिक सूचक है, जबकि आपका संश्लेषित सूचक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्टिलीन आ जाता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सर क्विकलाइम कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान में दीजिएगा कि क्विकलाइम कली चूना हम लोग CaO को बोलते हैं। कली चूना किसको बोलते हैं सर? CaO को। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपका ये पहला ही पूछ रहा है कि क्विकलाइम भी इसको हम लोग बोलते हैं और कली चूना भी बोलते हैं, तो किसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ध्यान देंगे कि इससे संबंधित आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और जब ये रिएक्ट करता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, बिल्कुल ही आसान भाषा में, कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है सर? ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है, CaOH2 बना लेता है, जिसको हम लोग भखरा चूना भी कहते हैं या कास्टिक चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कास्टिक चूना कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तब जा करके आपका कैल्शियम क्या बनता है? हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग कास्टिक चूना या फिर क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे चूना है और इसमें जब आप पानी मिला दिए तो आप देखते होंगे कि इससे भाप निकलना शुरू हो जाता है, और भाप जब निकलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे आपको गर्माहट भी फील होता है, गर्मी भी फील होता है। मतलब यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है इससे आपको गर्मी निकल रही है, इसीलिए इसकी जो अभिक्रिया होती है तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या फिर हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और ये आप ध्यान में रखेंगे कि यही कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का यूज़ हम लोग अपने घरों में पुताई के लिए करते हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके चलते जब आपके घर में पुताई होने के बाद चूना सूख जाता है तो आपको ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है। अब आप में से बहुत सारे इसको रटना शुरू कर देंगे कि सर ये होगा वो होगा, काहे लगी रट रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको समझने में? आइए देखिए, अमोनियम यहाँ पे बोला है, मैंने आपको किसी सेशन में फार्मूला बनाने के लिए बताया था। अमोनियम बोला है तो आपको पता है सर कि NH4+ होता है। ये 4+ यहाँ पे जो एक प्लस है ये क्या बता रहा है कि सर इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। तो लीजिए यहाँ पे इसका संयोजकता हम लिख दिए। अब कह रहा है अमोनियम सल्फेट, क्या कह रहा है सर? अमोनियम सल्फेट। भाई आप लोग बहुत बार सल्फेट पढ़े होंगे, क्या होता है फार्मूला? तो सर SO4 2-। अच्छा ये 2- क्या है यहाँ पे? तो सर सल्फेट की संयोजकता है, तो लीजिए एकरो संयोजकता हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं।
क्या कर दे रहे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे। और मैंने आपको फार्मूला बनाने में जब बताया था तो क्या बताया था कि सर NH4 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ तो 4 हाइड्रोजन पहले से है, तो होल 2 में कर देते हैं सर, सब के साथ गुना हो जाएगा। तो NH4 होल 2, ये आपका SO4 ये आपका हो गया क्या, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। बताइए अब आपको इसको रटना पड़ेगा। अरे भाई अमोनियम सबको याद है NH4 प्लस होता है, सल्फेट SO4 2 माइनस होता है, दोनों का वैलेंसी दोनों के नीचे लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो NH4 होल 2 SO4 ये आपका क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, NH4 होल 2 SO4। और ध्यान में रखिएगा कि इस अमोनियम सल्फेट का जो उपयोग है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, तो सर इसका उपयोग हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उर्वरक जो है वो क्या करती है, खेतों की उर्वरता को बढ़ाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं। क्या कि आपका यहाँ पे कह रहा है कि फॉसिल्स फ्यूल, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन की प्रतिशतता होती है, परसेंटेज होती है, या सीधे सीधे आप कह दें कि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि आपका पेड़ हो गया या फिर कोई मानव या कोई जीव जंतु। अब इन सब के सड़ने गलने से जो फ्यूल्स प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैस को प्रोड्यूस करता है। और ये गैसेस के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन आप इसके लिए सीधा कंसेप्ट क्या याद रखेंगे कि कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ये तीनों ही क्या हैं, अधातु हैं। और सर अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे आपको धातु दिख रहे हैं और इसके ऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर तो हो जाएगा अम्लीय। तो आप इस हिसाब से कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताओ कि इसके जो ऑक्साइड होंगे, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हैं, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड हैं, या फिर सल्फर के ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड है, तो ये सारे जो हैं ये कौन कौन सा एसिड का निर्माण करते हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जब ये ऊपर जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, तो ये सारे गैसेज जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, या आप कह सकते हो कि वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, N2O नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेता है, और सल्फर ऑक्साइड ये आपका H2SO4 का निर्माण कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है, जो कि आपका ये सारे क्या हैं, अम्ल हैं, जो क्या है आपके सारे अम्ल हैं। तो इतना सारा कंसेप्ट आपको उतना ज़्यादा कंसेप्ट याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके वायुमंडल में अम्ल वर्षा का भी कारण बनता है, एसिड रेन का भी कारण बनता है, और आपके वाहन से सबसे ज़्यादा जो गैसेज निकलती है जो आपके अम्ल वर्षा का कारण बनती है, उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड मुख्य रूप से होता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कि हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके हथेली पर वही चीज़ पिघल सकता है जिसका तापमान आपके बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो, कम हो। मतलब तापमान बोले तो पिघलने वाला तापमान। जनरली ध्यान में रखेंगे कि आपका जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है लिथियम और सोडियम, सीजियम और सोडियम, तो देखिए लिथियम और सोडियम तो पिघलेगा नहीं, सीजियम पिघल सकता है क्योंकि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, तो सर 28 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है, 28 डिग्री सेल्सियस। और आपका यहाँ पे दिया है उसके साथ सोडियम है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। नेक्स्ट आपका सोडियम और गैलियम दिया है, तो ध्यान में रखेंगे गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो होता है आपका 29 डिग्री सेल्सियस।
तो एक का 28 डिग्री और एक का 29 डिग्री। लेकिन आपके ऑप्शन में सोडियम और गैलियम दिया हुआ है, जबकि नेक्स्ट ऑप्शन में आपका गैलियम दिया हुआ है और सीजियम दिया हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे कि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 29 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का होता है 28 डिग्री सेल्सियस। और ये दोनों ही इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही आप इसको अपने हथेली पर रखेंगे ये क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल, कि मनुष्यों में डैश एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। दोस्तों आप सबों को पता है कि आपके आंत से स्टमक में, आपके आंत में स्टमक में HCl का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रवन होता है, जो क्या करता है आपका कि पेप्सिन के जो कार्य होते हैं उसको सुगम बना देता है। सुगम इसलिए बना देता है क्योंकि वो वहाँ पे जो भी भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको अम्लीय माध्यम में ले आते हैं। क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में ले आते हैं, और इसके साथ पेप्सिन मिल करके, इसके साथ कौन मिल करके, पेप्सिन मिल करके, पेप्सिन क्या करता है कि जो जटिल प्रोटीन है, जो जटिल प्रोटीन है उसको वो सिंपल अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और पाचन उसका सही से हो पाता है। और उसका पाचन क्या हो पाता है, सही से हो पाता है। तो आप सिंपल वे में कहते हैं सर क्या कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का विखंडन अमीनो एसिड में कर देता है, लेकिन ये पेप्सिन किसके साथ मिला होता है, तो सर ये HCl के साथ मिला होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य में डैश एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है। तो भाई HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को क्या कर देता है, सुगम बना देता है। क्यों, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम क्रिएट करता है जिसके साथ पेप्सिन डिजॉल्व होता है, और पेप्सिन फिर प्रोटीन पे काम करके जटिल प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, छोटे छोटे अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, जिससे कि प्रोटीन का पाचन सही से हो पाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है। मेरे मित्र, धातु अगर पूछे तो पारा कहेंगे, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और अधातु अगर आपसे पूछे तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, तो आप ब्रोमीन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, ब्रोमीन का नाम लेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे अधातु पूछा है, अगर धातु पूछता तो मरकरी, पारा हो जाता। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने आपको कई बार एक याद भी करवाया है आपको पीछे के क्लासेस में, कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेरे मित्र, जब भी आपसे सोडा कहीं पे लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि Na2CO3, Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सर धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होगा। मेरे मित्र, आपको कपड़ा धोने के लिए 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। कितने बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, 10 बाल्टी पानी की। तो आप क्या कहिएगा कि 10 बाल्टी पानी में हम सर्फ मिलाएंगे, मतलब सोडा मिलाएंगे, तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O आपका ये क्या हो जाएगा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और इस हिसाब से आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है। मेरे मित्र, अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है कि उसका जो कलर होता है वो धूसर रंग का होता है, मतलब अधातु आपका चमकीला नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि अपवाद में आपका क्या है, एक्सेप्शन में आपका क्या है सर, अपवाद में आपका आयोडीन है। आपका अपवाद में क्या है, आयोडीन है, जो कि आपको कैसा दिखाई पड़ता है, तो सर चमकीला दिखाई पड़ता है। तो एकमात्र अधातु आपका आयोडीन ऐसा है जो क्या होता है, आपको चमकीला दिखाई पड़ता है। और अधातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, तो धूसर रंग की होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि अधातु में तरल अवस्था में कौन पाया जाता है, तो ब्रोमीन पाया जाता है। धातु में तरल अवस्था में कौन पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है। अधातु जो चमकीला दिखाई पड़ता है
है तो आपका कौन सा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अधातु जो विद्युत का चालन करता है, ऐसे धातु विद्युत का चालन करता है, अधातु विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन अपवाद में कहते हैं कि सर ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है और अधातु भी है वो विद्युत का चालन करता है, उसके लिए भी हम लोग अपवाद शब्द का यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।